मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जनजातीय समाज को बड़ी सौगात देने जा रही है। आदिवासी युवाओं को सरकार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी। हर जिले में 50-50 आदिवासी युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। इसके साथ ही सरकार आदिवासियों में अति पिछड़ी माने जाने वाली बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की बटालियन भी बनाने जा रही है। सरकार अपने इस कदम से आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में है। शौर्य का सम्मान, आदिवासी युवाओं को मिलेगी सेना पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग। हर जिले में 50 युवाओं को 60 दिन की ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार। मिलिट्री, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स के साथ टाई अप करेगी सरकार। युवाओं को आवास और भोजन की व्यवस्था कराएगी सरकार। शौर्य संकल्प के नाम से संचालित होगी योजना। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसीज में भर्ती की मिलेगी ट्रेनिंग। हर साल 2750 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकतम 60 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिए अलग से बटालियन गठित की जाएगी। सरकार अपने इस कदम से आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में है। भाजपा का दावा है कि ये योजना जनजातीय समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी। आदिवासी अंचल में निवास करने वाले हमारे उन बंधु भाइयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिनका जीवन स्तर कहीं न कहीं पिछड़ गया है। कि कैबिनेट में निर्णय हुआ है सरकार के कि जो बेगा और भारिया और सहारियाई हमारी जातियां हैं, हमारे आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करने वाले युवाओं को शौर्य संकल्प योजना के तहत विशेष करके सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्रिकल फोर्स, पुलिस भर्ती की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण देने का काम सरकार स्तर पर होगा, जिससे कि वे युवा चयनित हो सकेंगे और चयनित होकर आर्म्ड फोर्स में अपनी सेवाएं देने का काम कर सकेंगे। उधर कांग्रेस सरकार की इस योजना को नई शिगूफेबाजी करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों के वोट लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा उनसे किए गए वादे निभा नहीं पा रही है, इसीलिए वो रोज नए बहाने ढूंढ रही है। ये भी उसी बहानेबाजी का एक हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले आदिवासियों को कुपोषण, अशिक्षा जैसी मुसीबतों से बचाए, इसके बाद नए सब जवाब दिखाए। आदिवासी बेटियों की रक्षा कर लो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद कर दो, आदिवासियों को शिक्षा दे दो, आदिवासियों की रक्षा कर दो, आर्थिक संपन्नता कर दो। ये कैबिनेट का झुनझुना और कैबिनेट का मूर्ख बनाना, गुमराह करना मोहन भैया बंद करो। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 20 साल से आप सत्ता में हैं, आप भारिया, सहारिया, बैगा, इन जनजातियों को जो विलुप्त प्राय जनजातियां हैं, इनका आप जो है कुपोषण तो रोक नहीं पाए। इसकी सरकार को कोई जवाबदेही नहीं है। हम बटालियन बनाएंगे। मध्य प्रदेश की पुलिस में 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं सिपाहियों, उनको तो आप भर नहीं पा रहे, अलग से बटालियन बनाएंगे। जुमले कब तक परोसेंगे आप? खैर, विपक्ष के नाते कांग्रेस भले ही इस योजना पर सवाल उठा, डॉक्टर मोहन सरकार के इस योजना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रदेश की 1/3 आबादी आदिवासियों की है, लेकिन उसके अनुपात में उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहे। डॉक्टर मोहन सरकार की ये स्कीम सुदूर आदिवासी अंचलों में रहने वाले युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शौर्य संकल्प और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। जनजाति युवाओं के लिए कितनी बड़ी सौगात है शौर्य संकल्प योजना। क्या डॉक्टर मोहन सरकार की नई योजना से मिलेगा जनजातीय शौर्य को सम्मान? PGVT बटालियन से बैगा, भारिया, सहारिया समाज का हो सकेगा कितना भला? शौर्य संकल्प योजना में भी क्यों कांग्रेस को नजर आ रही है सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मोहन सरकार अब जनजातीय समाज के युवाओं को एक सौगात देने जा रही है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स
और पुलिस फोर्स जैसे सुरक्षा बलों के जो तमाम वेंचर हैं उनके लिए उनको प्रशिक्षित करेगी ताकि वो उसमें अपनी योग्यता और कौशल से स्थान प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। साथ ही जो अति पिछड़ी जनजाति समाज है, बैगा, सहारिया और भारिया, इनकी वो एक बटालियन भी बनाएगी। कांग्रेस ये कह रही है कि जनजाति समाज को पूर्व से ही आरक्षण प्राप्त है। वर्तमान समय में पर्याप्त पद खाली हैं हमारे फोर्सेस में, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत पद खाली हैं। तो अगर वो उन पदों को भी भर ले तो पर्याप्त युवाओं को अवसर मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक शिगुफेबाजी है। अगर वाकई में जनजाति समाज के उत्थान के लिए और उनके जो यूथ है जनजाति समाज का, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस में लाना है, तो जैसे रेजिमेंट्स बनती हैं, राजपूत रेजिमेंट्स है, गोरखा रेजिमेंट्स है, सिख रेजिमेंट, एक आप बना दीजिए, एक बटालियन बना दीजिए। जो जनजातीय बाहुल जिले हैं वहाँ जहाँ नक्सल मूवमेंट है या उस प्रकार की समस्याएं हैं, वहाँ उस रेजिमेंट की पोस्टिंग जो है की जा सकती है, क्योंकि वो वहाँ की टोपोग्राफी से, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से, वहाँ के आम आदमियों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ चूंकि शिगुफेबाजी है तो एक नया जुमला छोड़ दिया है। बाकी जनजाति समाज से कोई लेना देना है नहीं। जिस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं उससे लगता तो नहीं है कि सरकार किसी भी तरह से जनजाति समाज के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, आप स्वयं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां ये समाज है, और चूंकि आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, तो अब ये जैसे इस योजना को आपको क्या लगता है कि अगर ये सरकार मूर्त रूप ले भी आएगी तो कितनी व्यवहारिक है? देखिए नवीन जी, पहली बात है कि आदिवासियों की मांग क्या होती है। सारा जो मामला मांग से उत्पन्न होता है। वो जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले व्यक्ति, हम जल और जंगल और जमीन तो उनको दे नहीं पा रहे हैं, और हमने कहा कि हम उनके लिए अलग इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। स्वागत योग है अगर कुछ इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है, क्या हम उनको एजुकेशन का स्टैंडर्ड दे पा रहे हैं? क्या उनका कुपोषण दूर कर पा रहे हैं? क्या उनको पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करा रहे हैं? क्या उनको जो वन अधिकार अधिनियम के पट्टे दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं? जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, हम वो तो कर नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 21 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर 1-1.25 साल का हम समय छोड़ देते। फिर उस सरकार ने क्या किया? और कोई बेगा, सहरिया या भारिया कोई आज विलुप्त की कागार पे नहीं, ये तो कई दिनों से हैं। उनके उत्थान के लिए कई पैसे लगे हैं, कई राशियां का आवंटन हुआ है, लेकिन उनका उपयोग किस तरीके से हुआ, ये वो पोल खुलती नजर आती है कि नहीं, उनके लिए हम अलग से कुछ करना पड़ेगा। अलग से तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कोई फर्स्ट टाइम तो इस तरह की घोषणा हुई नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो बजट आवंटित होता है अनुसूचित जाति विभाग के लिए, बजट सत्र में कितना लैप्स हो जाता है, क्यों उनका उपयोग नहीं हो पाता। अभी आप ही आपकी रिपोर्ट में कह रहे थे कि पुलिस बल में बहुत से ट्राइबल जो लोग हैं उनके लिए जो पद हैं वो आज भी खाली हैं, हम उनको भर तो पा नहीं रहे हैं, उस और तो कदम उठा नहीं रहे हैं, हम नई चीज लेकर आए। इसलिए ये शब्द शगुफा का आया, इसलिए आया। कोई ये बात नहीं कि सरकार के हर कदम पर विपक्ष सवाल उठाए या उसको नकारात्मकता मिले, वो विषय नहीं है। लेकिन उसमें यह भी तो देखें कि जो आपका दायित्व था वो आपने पूरा नहीं किया, आप नई चीज आप लेकर आए, हम ये सब चीजें करेंगे। मेरा तो ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से मोहन यादव जी से और सरकार से कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं हम कम से कम उनको पूर्ति करें, उनको अच्छा पीने का शुद्ध पानी दें। जो प्रधानमंत्री जी ने भी वो बनाया, लेकिन आज क्या हाल हो गया, उसमें एक लंबी चर्चा हो जाएगी। वो योजना है पूरा भ्रष्टाचार के पलीता हो गया, वो नल लगे हैं लेकिन कहीं उनमें कनेक्शन नहीं, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं। जो हमारा एजुकेशन का क्या सिस्टम है, वहां टीचर्स नहीं है, उनके स्कूल्स में हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति, कहीं किसी झोपड़ी में लग रहा, कहां पे क्या नहीं। तो ये जो जिससे एक स्टैंडर्ड बढ़े और इस सब की आवश्यकता नहीं पड़े, वो काम पहले करें, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी। तो घनश्याम जी, जो पहले समझ तो लो कि मांग क्या है, पहले तो मूलभूत रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था जुटाओ, उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था जुटाओ। अब उन्हें ट्रेनिंग देंगे आप, और ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। ट्रेनिंग तो तमाम एकेडमीज चल रही हैं,
सरकार उनके साथ टाई अप कर ले कि भाई ये अगर अनुसूचित जनजाति समाज का कोई छात्र आता है तो सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी, सरकार उसकी फीस भर देगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो एकेडमीज चलती हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए या फोर्सेस में जो एडमिशन दिलाने के लिए, उनके साथ टाई अप किया जा सकता है। एक राउंड टेबल मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मांग तो वो कर रहे हैं जल जंगल जमीन की, तो वो तो जो आदिवासी समाज का जिससे अस्तित्व है उसकी वो बात कर रहे हैं, वनाधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं। आप लाए हैं पेसा एक्ट, लेकिन नाकाफी है। कांग्रेस कह रही है सिर्फ और सिर्फ शिगुफेबाजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए नवीन जी, जी कांग्रेस का काम केवल और केवल गाल बजाने का रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब वर्गों का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी सरकारें कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, जब भी वो इस प्रकार के नवाचार करते हैं तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कांग्रेस को पेट में दर्द होने का काम होता है। अच्छा, कांग्रेस की सरकारें रही, जब से देश आजाद हुआ अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही, प्रदेशों में रही, केंद्र में भी रही। इनको चाहिए था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का, आदिवासी वर्ग का ये सम्मान विकास करते, लेकिन किया नहीं। और आज अगर हम नवाचार कर रहे हैं, आज हम इन वर्गों का कल्याण करने का काम करते हैं, तो कांग्रेस कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। मैं समझता हूं जनमानस और जनता और खासतौर पर आदिवासी समाज के लोग इन बातों को भली भांति समझते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार वास्तव में हमारा कल्याण करती है। आज हम देखेंगे केवल और केवल कमी क्या हो सकती है निकालने का काम है। अभी अग्निवीर योजना जो प्रारंभ की थी, बहुत अच्छी योजना, उसमें भी कमी निकालने का काम किया। आज अगर हमारे अच्छी आप कह रहे हैं, आपने बनाई है तो अच्छी है। अच्छी वो होती है जिनके लिए बनाई गई है, उनको तो विश्वास में लो। किसानों के लिए योजना बनाते हैं, किसान रोड पर आ जाते हैं, उसके लिए बनाते हैं। फोर्सेस के लिए तो फोर्सेस रोड पर उसका विरोध दर्ज कराती हैं। वो भी फोर्स, मतलब आप देखिए जितने भी रिटायर्ड जो फौजी हैं वो तो कर रहे हैं उसका विरोध कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि भरोसे में ले लो। फिर वो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच का एक झूला, एक आप यूपीएस ले आए, फिर यूनाइटेड क्या है पेंशन स्कीम। तो मेरा कहना है क्यों प्रैक्टिकल करना है, यूनिफाइड ऐसे मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि क्यों करना है इतने प्रैक्टिकल। आप देखो ना 10 साल से प्रैक्टिकल ही तो हो रहे हैं। मैंने कहा ना, और मुझे वो बात याद आती है जब जब देश का रुपया गिरता है देश की इज्जत गिरती है। आज 83 पे है। नवीन जी देखिए क्या है, असल में कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस की है। कुछ भी अच्छा होगा उस पर भ्रम फैलाओ और भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित करो और भ्रमित करके लोगों को सड़कों पर उतारो। अच्छी योजनाओं का जो है और उनका प्रकटीकरण हो रहा है उसका विरोध कराना, ये कुछ लोग होते हैं इस प्रकार का करते हैं। और अगर जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारों से साथ में नहीं होती तो हमको आशीर्वाद नहीं देती। और आज 29 की 29 जो लोकसभा की सीट इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मिलती है कि जनता हमारी योजनाओं से और अंगीकार करती है, स्वीकार करती है और उसी के ऊपर आशीर्वाद देती है। जी जी, मैं समझता हूं रमेश शर्मा जी, जहां पूरा विश्व जो है ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, जहां हम हजारों जतन कर रहे हैं, कई जगह ड्रामे कह सकते हैं आप उनको कि भाई पृथ्वी बचानी है, सेव द सॉइल अभियान चलवा रहे हैं। एक पूरा एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ के एक बड़े संत हैं, उनको मॉडर्न भी कहा जा सकता है, बड़े आधुनिक संत हैं। तो सेव द सॉइल चल रहा है, पर्यावरण बचाओ चल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस और नदी जोड़ो अभियान, संरक्षण, मतलब कितनी चीज़ें चल रही हैं जो समाज इन सब का मतलब कहना चाहिए जन्मजात रक्षक है। जो समाज इनसे इसमें घुला मिला है, क्यों उसको वहाँ से निकाल के जबरदस्ती उसको शहरीकरण की तरफ आप प्रेरित कर रहे हो। आपको चाहिए कि जिस समाज की जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में उन्हें ऑर्गेनिक खेती सिखाओ, उन्हें बागवानी सिखाओ। आप ये तमाम सारे जो औषधियों का आप उनको सिखाओ कि भाई औषधियाँ उगाओ। जल जंगल जानवर जमीन और जल पर वो आधारित हैं, तो उसी से संबंधित चीज़ें सिखाओ। अब आप उनको उन्हीं में से आप डॉक्टर छांट रहे हैं, उन्हीं को इंजीनियर बनाने की जिद किए बैठे,
जबकि पूरा विश्व उस तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा शैलेंद्र जी ने कहा है कि आप पहले आवश्यकता समझो, बेसिक व्यवहार समझो कि किसकी आवश्यकता क्या है और उनका मूल व्यवहार क्या है। अगर उस तरफ योजनाएं उस दिशा में बनेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल ये आपने ठीक कहा। मोटे तौर पर कहीं ना कहीं भारत के जो वनवासी या भारत के जिन्हें आदिवासी कहते हैं, उनके बारे में हमको सबसे पहले तो हमारे चिंतन को बदलना, और वो चिंतन दो प्रकार से हमको काम करना। एक तो ठीक है कि ये जो अभी युवा स्कूल में पढ़ गए हैं, कॉलेज में पढ़ गए हैं और नौकरी के लिए तलाश में हैं और उनको जो कि नौकरी नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये योजना तो ठीक है, क्योंकि अब दो तरह के वनवासी हैं। एक तो वो वहाँ पर रह ही रहे हैं, और दूसरे जो कॉलेज स्कूल में आ गए, तो उनके लिए ये योजना ठीक है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो मूल काम होना चाहिए, जो गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज में लिखा था या दीनदयाल जी ने अंत्योदय योजना में कही थी, इन दोनों लोगों का जो चिंतन रहा है, वो चिंतन वनवासी समाज का और ग्रामवासी समाज का उसके स्थान पर ही विकास की बात कही गई थी। मोटे तौर पर वो इतना आत्मनिर्भर बने कि वो कहीं ना कहीं अपनी आजीविका स्वयं जुटा सके। मुझे आप ये बताइए, जो मैंने कई वक्त कहा है कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं अपनी रोटी सब जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन अगर मनुष्य को इसके लिए दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ी, भिक्षा की जरूरत पड़ी, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। तो वो जो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास, एक बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वनवासी समाज में ये जो अंग्रेज डाल करके चले गए और उसके बाद फिर कई और लोगों ने दुष्प्रचार किया कि वो समाज अलग है और गांव का समाज अलग है और शहर का समाज अलग है। ये बहुत स्पष्ट कर दिया जाए कि उसको जिस पार्टी को वोट देना है वो उस पार्टी को वोट दे, जो उसका नेता है उसको समर्थन करे, वो जिसकी पूजन करता है उसकी पूजन करे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस भारत राष्ट्र का मूल नागरिक है, और जो गाँव में रह रहा है वो भी कोई बाहर से नहीं आया है। आर्यों के वंशज वनवासी हैं, आर्यों के वंशज ग्रामवासी हैं और आर्यों के वंशज नगरवासी हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनमें एकत्व का भाव निचले स्तर पर होना चाहिए। और ये जो भारत की जो मूल परंपरा रही है कि कहीं ना कहीं वनोपज के आधार पर व्यापार, क्योंकि वनोपज पर कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज, ये जो षड्यंत्र उन्होंने फैलाए, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वनोपज के व्यापार को थोड़ी मुक्ति देना पड़ेगी और उसमें कानून ढीले करना पड़ेंगे। और इसके साथ साथ ये जो वनवासी क्षेत्रों में सरकारी अमला तैनात होता है, अंग्रेजों ने चूंकि उनके शोषण के लिए और उनके दमन के लिए सरकारी अमला तैनात किया था, तो वनवासी क्षेत्रों का चाहे वो थानेदार हो, वो पटवारी हो, वो कोई और कर्मचारी हो, उनकी मानसिकता में बहुत फर्क नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत आमूल विचार और परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। और इस सारे मुद्दे को राजनीति से बहुत अलग हट करके सामाजिक और राष्ट्र के हित में क्या हो सकता है, उस तरीके से विचार इसमें करना होगा। जी घनश्याम जी, आप ये बात बताइए, जब सरकार नहीं थी अस्तित्व में, तब आप जो हमारे आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ जल जंगल जानवर जमीन और जल की स्थिति देख लीजिए, तो उसका एक आकलन कर लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आप पाएंगे कि आज से ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति में था। जब सरकारें तमाम योजनाएं लेके उन क्षेत्रों में घुसी तो और अप्रत्यक्ष मंशाएं लेकर घुसी। आज भी जो मूल बात है जो शैलेंद्र पटेल जी ने कहा है कि आप ये समझिए कि एक जनजातीय समाज का व्यवहार, उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसका मूल व्यवहार क्या है, उसका एक स्वाभाविक नेचर क्या है। तो जब आप व्यक्ति के आवश्यकताओं के अनुरूप, उसके स्वभाव के अनुरूप, उसकी व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर उसे आप एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करता है। बाकी उन्हीं चीज़ों के लिए आप शहरों में आप लोगों को बागबानी के लिए कह रहे हैं कि बागबानी करिए, अब रह रहे हैं बालकनी में, लगा लेंगे 2 गमलों पे पौधे, नीचे एक गार्डन में लगा लेंगे, कहीं 10 बाई 10 का होगा, खुद ही लटके हुए हैं छोटे छोटे, उनमें कहाँ करेंगे। तो जो जंगल के सही मायनों में संरक्षक हैं, संवर्धक हैं, वनोपज है, 50 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे व्यवस्थाएं संचालित हो सकती हैं, उनको रोजी रोटी भी मिल सकती है, आत्मनिर्भरता भी आ सकती है। लेकिन जब उनके लिए योजनाएं आएंगी तो मुख्य धारा के नाम पर ये आएगा कि उनको जंगलों से बाहर निकाला जाए, शहरीकरण के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर जंगलों का सत्यानाश किया जाए, फिर कहीं आजू बाजू पौधे रोपे जाएं, फिर कहीं 6 करोड़ पौधे रोपे जाएं, फिर रिकॉर्ड बनाए जाएं। ये सब चीज़ें बेहतर है कि जो समाज स्वाभाविक रूप से, जिनके लिए पूरा विश्व चिंता कर रहा है, वो स्वाभाविक रूप से उस चिंतन में, तो उसको उसी अनुरूप रहने दिया जाए और वहीं उसको वो व्यवस्थाएं दी जाएं, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी। भाई उन क्षेत्रों में भी तो लोगों की ज़रूरत है, वहीं डॉक्टर हों, वहीं शिक्षक हों। अब वहाँ तो झोंपड़ियों में स्कूल चल रहे हैं,
तो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधारें उन क्षेत्रों में। नवीन जी, सही कहा आपने, और इसके लिए सबको सकारात्मक सोच में और उन व्यवस्थाओं को जो शासन प्रशासन करता है उनको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की मंशा, सत्ताधारी पार्टी की जो सोच रहती है वो इन सभी वर्गों का कल्याण करने की रहती है। अच्छा क्या हो सकता है, इस दिशा में हम सब लोग प्रयास करते हैं। और आप देखेंगे, मैं राजनीति से हट करके कह रहा हूं कि पहले क्या स्थिति थी इन वर्गों की, आज क्या और अच्छा हो सकता है। जैसे अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे पीने का पानी नहीं है। अरे भाई, तो पीने का पानी उपलब्ध आपने क्यों नहीं करा पाया? आपकी भी तो सरकारें नहीं केंद्र में और प्रदेश में। आज अगर हम नवाचार कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सहयोग या उसमें आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना नहीं है, आपको केवल विरोध नहीं करना है। और इसलिए क्या अच्छा हो सकता है, ये हम सब लोग करने का प्रयास करते हैं। आज आप देखेंगे, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों या जनजाति वर्ग के लोगों, और जैसा आदरणीय रमेश जी कह रहे हैं, जिनको हम आदिवासी के नाम से कहते हैं या आर्य लोग बाद में आदिवासी इस नाम से जानते हैं, ये जो यहाँ के जो मूल निवासी भी अपन उनको कह सकते हैं, इनको कभी भी और कहीं भी किसी प्रकार से हम कैसा और अच्छा कर सकते हैं, कैसे शासन प्रशासन की योजनाएं वहां पहुंचा सकते हैं, कैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि अच्छा उनको शुद्ध पेयजल प्राप्त हो, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पहुंचाने का काम जो हमने कहा। और मैं तो अगर राजनीति की बात हो तो हमने तो इस वर्ग की राष्ट्रपति तक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। तो कहीं ना कहीं इन वर्गों को सम्मान मिले, इन वर्गों को और हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने का। और मैं दूसरी बात और कहूंगा, राहुल गांधी जी तो हमारे जैसे वर्गों के बारे में आरक्षण समाप्त हो, विदेश में जाने की बात विदेश में कहते हैं इस प्रकार से, जबकि आप उदाहरण देंगे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता प्रतिपक्ष थे, जिनेवा में भाषण देने गए तो भारत का, देश का, सरकार का पक्ष रखने का बात किया है। और भ्रमित करने का काम, भ्रम फैलाने का काम जो हमेशा कांग्रेस करती है, तो देश से लेकर विदेशों तक में फैलाने का काम ये कांग्रेस कर रही है। और वास्तव में इन सब वर्गों का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। इसलिए नवाचार समय पर पार्टी के द्वारा होती है। जी घनश्याम जी, मैं एक बात कहूंगा कि जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है, कहते क्या है करते क्या है, आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया उसका। आप कहते हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही, और आप खुद ने जो भी बयान दिया कि राहुल गांधी आरक्षण के विरोध में, इससे बड़ा भ्रम कोई और हो नहीं सकता। तो ये आपकी बात है, आप खुद भ्रम फैलाते हैं और दूसरों पे इल्जाम लगाते। खैर, टॉपिक कुछ और है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं क्योंकि विषय कहीं और चला जाएगा, हम उस सब चीजों को बजाएंगे। आप बार बार भूतकाल में क्यों रहना चाहते हैं? भूत से पीछा छुड़वाओ, वर्तमान और भविष्य की बात करो, फिर आजादी आ जाएगी। आजादी के टाइम कहां थे आप? कहां गुस्से हुए थे? नहीं, वो बात नहीं करेंगे। इनकी सरकार थी जब क्या किया, खाने को आने नहीं मिलता था इस देश के अंदर, बाहर से आयात किया जाता था। आप जो पढ़ लिख के बोल रहे हैं अभी इसी के कारण हुए हैं। तो ये बातें हम करेंगे तो विषय कहीं और चला जाएगा। आज हम ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं, उनके मूलभूत अधिकारों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वंचित है। मैं एक नवीन जी छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। एक बार मैं एक वन अधिकारी बड़े से मिलने गया, उन्होंने कहा कि अगर जंगल को जंगल के हाल में हम रहने देंगे तो जंगल सुरक्षित हो जाएगा, और जब उसके अंदर इंटरफेरेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो दूषित हो जाता है और जंगल नष्ट हो रहा है, और कई पौधे लगाएंगे तो ये सही नहीं होगा। इसी तरीके से जो जनजातीय लोग हैं उनको हम उनके हाल पे छोड़कर उनको हम क्या दे सकते हैं, उनकी मांग क्या है, उनके अनुरूप अगर काम करेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। हम थोपेंगे, और क्या उनकी मांग आई, उनने कुछ उस तरह की बात कही, तो वो समझना होगा, उस मानसिकता से हमें काम करना पड़ेगा। हमारा सबका मध्य प्रदेश है, और इस बात में भी कोई वो बात नहीं कि वो मूल निवासी हैं। हम लोग तो कहीं ना कहीं अलग प्रांतों से आकर मध्य प्रदेश में रहे। भोपाल का संचालन एक आदिवासी महिला करती थी, आदिवासी रानी करती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। लेकिन अगर उनका मौका और जो उनका अधिकार है उन पे हम लोग हनन करेंगे तो वो कैसे कर पाए? उनको अधिकार संपन्न बनाया। आज क्या दुर्गति हो रही है जगह जगह, किस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो इस भाव से हटके उनको सदृढ़ बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। उनको एक अच्छा शैक्षणिक योग्यता और स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये बेसिक चीजें करें, उसके बाद जो उनकी आवश्यकता उनको पूर्ति करने का प्रयास करें। नवीन जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि उनकी जो वहां पे खेतियां हैं, उनको जो कर सकते हैं जंगल में, उनको हम प्रेरणा देंगे। लघु और कुटीर उद्योगों में हम उनको डेवलप करेंगे, निश्चित रूप से उनका विकास ज्यादा बेहतर होगा। जी जी,
सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि पूरी वैश्विक चिंतन इस समय पर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और ऑर्गेनिक, इन सब पर चल रहा पूरा वैश्विक तमाम चिंतन मंथन होता है। अच्छा, होता ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक जगहों पर होता है, किसी रमणीय स्थल पर होता, उन जगहों पर जहाँ 5 स्टार होटल होते हैं, वहाँ हम कार्बन उत्सर्जन कैसे कम हो, जहाँ हजारों की संख्या में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वहीं बैठ के हम कार्बन उत्सर्जन कैसे कम हो इसकी चिंता करते हैं। अगर कार्बन उत्सर्जन कम करना है, आप 10 दिन रहिए आदिवासी जनजाति समूह के साथ, देखिए उनके जीवन में कितना कम बिजली की उपयोगिता है, कितना कम वो प्लास्टिक उपयोग करते हैं। तो कार्बन उत्सर्जन कम कब होगा? जब हम प्रकृति के अनुरूप रहेंगे। अगर वो समाज रहना चाहता है तो आप उन्हें वहीं बागबानी सिखाइए, वहीं उन्हें औषधीय ऐसे महत्व के, आप इनके जब वो लगते हैं हाट बाजार, तो वो तमाम औषधीय महत्व की चीजें लेके आते हैं, उन्हें पता है, बस उनको अच्छा बाजार उपलब्ध कराइए। और जो आपने कहा वनोपज, वनोपज से बिकने वाली तमाम चीजें, उनके शिल्प, उनको बाजार दीजिए, वही तो आपका आकर्षण है। आज उनके हाट लगते हैं, मेले लगते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं देखने, लगा भी वेदों तो वही तो आप उनको वो चीजें देखिए। पूरा विश्व उनके रहन सहन को सीखने की व्यवस्था कर रहा है। आज कहीं एक मिट्टी का घर बना देता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो हम बड़े बड़े पेपरों में कि वो उन्होंने मिट्टी का, वो तो वैसे ही बना रहे, वो तो रह ही रहे हैं उस व्यवस्था में। तो जिस व्यवस्था की तरफ वैश्विक चिंतन है, वो व्यवस्था तो उनके मूल स्वभाव में, हमें उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी आमदनी और आय बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि उनके संस्कारों से उन्हें काट देना, शिक्षा अलग बात है, संस्कार अलग बात है। तो उन्हीं की व्यवस्था के अनुरूप अगर योजनाएं हैं तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो मैंने पहले भी कहा कि जीवन शैली का विकास उनकी अपनी व्यवस्था के अनुरूप, क्योंकि जितने वनवासी हैं और जितने वन ग्राम में हैं, जैसे कुछ मंजरे हैं, टोले हैं, क्योंकि शैलेंद्र जी उस एरिया से भी आते हैं, जो जैसे मंजरे टोले का जीवन है, वनवासी ग्रामों का जीवन है, वो प्रकृति के अनुरूप जीवन है। तो उनके जीवन शैली में बिल्कुल बदलाव ना किया जाए। शिक्षा के साथ साथ किस प्रकार उन्नयन हो सकता है उस पर हम ध्यान दें। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए। 1895-96 में एक महामारी फैली भारत में, जो लगभग 20-25 साल रही। आप कल्पना कर सकते हैं, वो महामारी वन ग्रामों में, वनवासियों में नहीं फैली, वो नगरों और गांव तक सीमित थी। अभी भी कोरोना पहले कोरोना जब आया, एक भी वन ग्राम में कोरोना नहीं गया, क्योंकि उनकी जो प्राकृतिक जीवन शैली है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत उन्नत करती है। तो कुल मिलाकर के केवल वही वनवासी बीमार हुए कोरोना में जो नगरों में काम करते थे, लेबर का और ठेले चला रहे, और वो अपने गांव में गए तो उनसे बिल्कुल नहीं फैला। तो कुल मिलाकर के हमको उनकी जो प्राकृतिक जीवन शैली है उसके अनुरूप वो अपना जीवन जिए, और उसके साथ उनकी शिक्षा का प्रबंध, उनके व्यवहार का प्रबंध वो किस प्रकार कर सकते हैं। और यदि कुछ लोग पढ़ करके शासकीय सेवा में आना चाहते हैं, अपना नगरों में धंधा खड़ा करना चाहते हैं, तो उनको हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वर्तमान समय में व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि एक पौधा लगाया गया, वन बताया गया, और 100 दिखाया गया, एक पाया गया। अरे जिसको जिस चीज की जरूरत है, पहले योजनाएं व्यवस्था के अनुरूप हों। दूसरा, जो हमारा मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जैसे अभी कई स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो उनमें टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो वर्तमान में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद है, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की को भी सुदृढ़ कर लें तो आधी से ज़्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। अब पूरा सिस्टम जब चरमराया हुआ हो, तब इस प्रकार की अगर योजनाएं आएंगी तो उनको सिर्फ और सिर्फ शगुफा कहा जाएगा। विपक्ष को भी ज़रूरत है कि सरकार को चेताए, और एक मध्य प्रदेश को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का, अपनी शासकीय योजनाओं का और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऑडिट करने की ज़रूरत है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।